Hello everyone, welcome to Knowledge Point. We are studying class 12th chemistry chapter number 2 that is solutions. और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने चाह रहे हैं सॉल्यूशंस चैप्टर का पार्ट 3, जिसमें डिस्कस करेंगे रोल्स लॉ, कंपैरिजन ऑफ रोल्स लॉ विद हेनरीज लॉ एंड आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोल्स लॉ से। रोल्स लॉ डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वोलाटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं। वोलाटाइल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होने के साथ साथ वाटर वेपर जनरेट करते हैं। बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं वोलाटाइल लिक्विड्स। तो रोल्स ने जो स्टडी की वो की है वोलाटाइल लिक्विड्स पे, और क्या फाइंड आउट किया, रोल्स ने फाइंड आउट किया कि जो वोलाटाइल लिक्विड्स का पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन में, आपके पास एक सॉल्यूशन गिवन है जिसमें वोलाटाइल सॉल्वेंट है और वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स है, तो जो पार्शियल प्रेशर सॉल्वेंट का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो चलिए मानते हैं कि आपके पास एक वोलाटाइल सॉल्यूट ये गिवन है, इसमें आपका वोलाटाइल सॉल्यूट है और ये आपके पास एक वोलाटाइल सॉल्वेंट है। इसको 1 नंबर मान लेते हैं, इसको 2 नंबर मान लेते हैं। अब ये जो प्योर लिक्विड्स हैं आपके पास, दोनों लिक्विड्स वोलाटाइल इन नेचर हैं और प्योर फॉर्म में है, उस केस में इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कंसीडर करते हैं, लेट दिस इज P1 डैश एंड दिस इज P2 डैश। इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा 100% प्योर है तो क्या होगा, 1 ही होगा। इसका भी कितना होगा, 1 होगा मोल फ्रैक्शन। अब इसको मिक्स करते हैं एक अदर कंटेनर में, इसको भी मिक्स करते हैं और इसको भी मिक्स करते हैं, दोनों वोलाटाइल लिक्विड्स को मिक्स कर दिया। अब मानते हैं, लेट अस कंसीडर, क्या माना रोल्ट ने माना कि जो सॉल्यूट मिक्स किया गया है उसका जो मोल फ्रैक्शन है x1 और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है x2। तो रोल्ट ने फाइंड आउट किया कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट होगा, मीन्स इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मीन्स x1। क्या कह सकते हैं आप, जो आपके पास P1 पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, x1 के, और P2 पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके x2 के। देखिए आप, रोल्ट ने क्या कहा, रोल्ट स्टेट्स दैट अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स, ध्यान से समझिए आप, ये वोलाटाइल सॉल्यूशन की बात हो रही है, नॉट सॉल्यूट नॉर सॉल्वेंट, दिस इज द वोलाटाइल सॉल्यूशन। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मीन्स अब यहाँ पे दोनों कंपोनेंट आपके मिक्स हैं, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर आपने मान लिया क्या है P1 और यहाँ पे क्या हो गया P2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मीन्स जो पार्शियल प्रेशर होगा किसकी वजह से, लिक्विड 1 की वजह से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपने माना था कि लिक्विड 1 का मोल फ्रैक्शन x1 है और उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो P1 है। लिक्विड 2 का जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में आपके पास वो कितना है x2, और उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है P2। तो अकॉर्डिंग टू रोल्ट क्या होगा, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 होगा और P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 होगा रोल्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, P1 इक्वल्स टू P1 डैश इंटू x1 और P2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P2 डैश इंटू x2। P1 डैश एंड P2 डैश क्या है यहाँ पे, P1 डैश जो प्योर वोलाटाइल लिक्विड था, सॉल्वेंट या सॉल्यूट आप दोनों लिए थे आपने, सोल्यूशन में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, सॉल्यूट भी प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होता है। तो P1 क्या था, P1 डैश था आपके पास प्योर लिक्विड का प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। पार्शियल प्रेशर तो तब होगा जब वो सोल्यूशन में जाएगा। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है आपके पास, P1 डैश, और P2 डैश क्या है, सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो यहाँ से P1 बराबर क्या आ गया आपके पास, P1 डैश इंटू x1 आ गया, P2 बराबर क्या आ गया आपका, P2 डैश इंटू x2 आ गया। आगे चलते हैं, P1 डैश एंड P2 डैश क्या है आपके पास, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स ऑफ 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। अब डाल्टन ने एक प्रिंसिपल दिया था, डाल्टन ने कहा था कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर्स होता है। डाल्टन ने क्या कहा था कि अगर आपके पास कोई सोल्यूशन गिवन है और उसमें मोर देन 2 कंपोनेंट्स या 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है,
दो कंपोनेंट्स अगर प्रेजेंट हैं उसके अंदर, तो यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ टू लिक्विड्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मीन्स इसमें जो दो लिक्विड्स मिक्स हैं उन दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम होगा टोटल वेपर प्रेशर। ये कहा था किसने, डाल्टन ने कहा था। डाल्टन ने क्या फाइंड आउट किया था कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो पी टोटल क्या हो जाएगा, P1 बराबर क्या निकला था आपके पास, P1 डैश इंटू x1 आया था आपके पास, और P2 इक्वल्स टू क्या आया था, P2 डैश इंटू x2 आया था। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, P टोटल इक्वल्स टू आ गया आपके पास P1 डैश इंटू x1 प्लस P2 डैश इंटू x2। अब x1 की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे, कैसे करेंगे, आपको पता है जो मोल फ्रैक्शंस होते हैं, अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ x1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 को टोटल कर दें, दोनों का सम कर दें, तो ये हमेशा 1 आएगा। मीन्स किसी भी सोल्यूशन में जो टोटल मोल फ्रैक्शंस होते हैं वो 1 होते हैं। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 1 माइनस x2। तो x1 की जगह आप क्या पुटअप कर देंगे, 1 माइनस x2 पुटअप कर देंगे। x1 की जगह आपने क्या पुटअप कर दिया, 1 माइनस x2 पुटअप कर दिया, और ये ऐसे ही आपने रख दिया एज इट इज, प्लस P2 डैश x2। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, x2 को एक तरफ ले गए, P1 डैश ऐसे ही आ जाएगा आपके पास। P1 डैश का मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस x2 में, तो क्या आएगा, P1 डैश माइनस P1 डैश इंटू x2 प्लस P2 डैश इंटू x2। कुछ बुक्स में P1 डैश की जगह आपका इस तरह से गिवन होगा P1 नॉट, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे P1 डैश कंसीडर किया गया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, P1 डैश प्लस P2 डैश माइनस P1 डैश इंटू x2। तो टोटल प्रेशर कितना आ गया, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वन लिक्विड, मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 प्लस जो वेपर प्रेशर आइडियल वेपर प्रेशर्स थे, मीन्स जब एलॉन लिक्विड रखा हुआ था आपके पास सेपरेट प्योर फॉर्म में था, उस समय जो आपके पास वेपर प्रेशर थे उन दोनों वेपर प्रेशर का डिफरेंस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ x2, ये आपके पास फार्मूला आ जाता है। ये जो रिजल्ट आया यही कहलाता है आपके पास रोल्ट्स लॉ। ये जनरलाइज्ड फॉर्म है रोल्ट लॉ की। अब इस इक्वेशन से आपको क्या क्या नज़र आया, ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है इससे आपको क्या क्या आप रिजल्ट या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास आया अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ P टोटल इक्वल्स टू P1 डैश प्लस P2 डैश माइनस P1 डैश मल्टीप्लाइड बाई x2। P1 डैश क्या है आपके पास, P1 डैश लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर है, P2 डैश लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर है, x2 का है लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन है। तो कंक्लूजन नंबर 1 देखिए आप, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशंस कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। ये देखिए आप, ये जो टोटल प्रेशर किसी भी लिक्विड सोल्यूशन के ऊपर है वो किसके मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे सिर्फ x2 आया है, x1 नहीं है। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा किसी भी सोल्यूशन पे, वो किसी भी एक लिक्विड के मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड होता है। यहाँ पे आप x2 की वैल्यू x1 के टर्म्स में रख सकते थे, तो क्या आ जाता है यहाँ पे x1 आ जाता, तो x1 से रिलेटेड हो जाता है टोटल प्रेशर। बट यहाँ पे आपने x2 रखा है तो x2 से रिलेटेड हो गया। तो पहला कंक्लूजन आपको समझ आ गया होगा कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो किसी भी एक लिक्विड के मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड होता है। कंक्लूजन नंबर 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। ये देखिए आप, ये क्या है आपके पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 है, और ये जो टोटल प्रेशर है इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 है। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि इनके दोनों के बीच क्या रिलेशन है, एक लीनियर रिलेशन है। ये कंफर्म हो गया यहाँ से। तो टोटल वेपर प्रेशर ओवर सोल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, ये कंफर्म हो गया। तीसरा कंक्लूजन यहाँ से क्या ड्रा हुआ है, तीसरा कंक्लूजन है आपके पास, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर्स ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स ऑफ 1 एंड 2। तो प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर्स क्या थे, P1 डैश था आपके पास एंड P2 डैश था। टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। देखिए आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, कंपोनेंट 1 के मोल फ्रैक्शंस के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे क्या होता है, जो टोटल प्रेशर है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। ये क्लियर है इस स्टेटमेंट से। तो ये 3 कंक्लूजन थे जो आप इस इक्वेशन से ड्रा कर सकते हैं।
ये है आपका रोल्स लॉ और मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्म भी देखेंगे। इसका एक ग्राफ देख लेते हैं पहले। आप मानिए आप कि आपके पास एक तो लिक्विड 1 था, लिक्विड 1 है आपके पास, एक लिक्विड 2 है आपके पास। दोनों को मिक्स करके आपके पास एक सोल्यूशन मिला। सोल्यूशन भी वोलाटाइल इन नेचर है। इस पॉइंट पे देखिए आप क्या है, इस पॉइंट पे x1 इक्वल्स टू 1 मीन्स जो लिक्विड 1 सोल्यूशन में प्रेजेंट है बट लिक्विड 2 की मात्रा 0 है। जब मोल फ्रैक्शन 1 हो जाता है इसका मतलब 100% वही लिक्विड प्रेजेंट है जिसका मोल फ्रैक्शन 1 है, दूसरा लिक्विड उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ इस पॉइंट पे क्या है, लिक्विड 1 प्रेजेंट है बट लिक्विड 2 इज नॉट प्रेजेंट। तो इस केस में क्या होगा, और यहाँ से बढ़ते बढ़ते इधर आ जाएं, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे देखिए आप, यहाँ पे लिक्विड 2 है, 2 प्रेजेंट है बट 1 0 है। और इन बिटवीन क्या होगा, दोनों लिक्विड मिक्स होंगे। इस तरह से अगर आप इस तरफ मूव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लिक्विड 1 की वैल्यू कम होती जाएगी और यहाँ पे आके 0 हो जाएगी। इस तरफ आप मूव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लिक्विड 2 की वैल्यू 1 से लेके डिक्रीज होते होते यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आपने माना कि जो आपका प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2 वो ग्रेटर देन है किससे, P1 डैश से। आपने क्या माना, एज्यूम किया आपने कि P2 डैश जो है वो ग्रेटर देन P1 डैश है, ये आपने एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे इस लाइन पे क्या आएगा, P2 डैश आएगा। क्यों आएगा P2 डैश, क्योंकि यहाँ पे x2 1 है, x1 0 है, मीन्स प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड 2 इज प्रेजेंट हेयर। यहाँ पे देखिए आप, लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन कितना है, 1 है। तो आप कह सकते हैं इस पॉइंट पे लिक्विड 2 ही प्रेजेंट है। तो लिक्विड 2 का जो वेपर प्रेशर आएगा वो आपने यहाँ पे मार्क कर लिया P2 डैश। सेम इसी तरह से आपने लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर यहाँ पे मार्क कर लिया P1 डैश। यहाँ पे लिक्विड 2 प्रेजेंट नहीं है तो ये दोनों क्या हो गए, ये प्योर लिक्विड्स के वेपर प्रेशर हो गए। P2 डैश आपने एज्यूम किया है कि इसका वेपर प्रेशर जो है वो P1 डैश से बड़ा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आप जैसे जैसे लिक्विड 1 की मात्रा बढ़ाते गए, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, लिक्विड 1 प्रेजेंट है, लिक्विड 1 की मात्रा कम होती जाएगी, इस साइड में लिक्विड 1 की मात्रा कम होती जा रही है और लिक्विड 2 की मात्रा क्या है, बढ़ रही है। तो आपको ये रिलेशन किस तरह से मिलेगा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये जो रिलेशन होगा आपका लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी, 0 से बढ़ते बढ़ते आपको P2 डैश तक मिलेगा। सेम इसी तरह लिक्विड 1 के केस में होगा, 0 से बढ़ते बढ़ते ये आपका आएगा P1 डैश तक, क्योंकि ये जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। तो मोल फ्रैक्शन क्या है आपका, लीनियरली बढ़ रहा है, तो आपका ये भी किस तरह से बढ़ेगा, लीनियर फॉर्म में बढ़ेगा। और जो आपका टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम आएगा। पार्शियल प्रेशर ये किसका आएगा, P1 आ गया, ये P2 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया, ये लाइन क्या डिनोट करेगी आपको, इन दोनों का सम। वेक्टर फॉर्म में आपने देखा होगा, इन दोनों का सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस वेक्टर की जो लेंथ होगी वही इन दोनों का सम आएगा। तो P टोटल कितना आ जाएगा, P1 प्लस P2। क्लियर हो गया यहाँ से आपको कि किस तरह लीनियर फॉर्म में ये दिखते हैं। इस पॉइंट पे अगर आपको देखना हो तो क्या नज़र आएगा आपको, देखिए आप, इसका इंटरसेक्टिंग लाइन ये ड्रा कर ली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपको, लिक्विड 1 जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज होते होते यहाँ तक आ गया आपकी, ठीक है। और लिक्विड जो 2 है वो 1 से डिक्रीज होते होते यहाँ तक आ गया। बट लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर कितना है, ज़्यादा है, और इसका वेपर प्रेशर कितना है, कम है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, देखिए आप, मतलब कि वो इस साइड में ही इंटरसेक्ट कर जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दोनों लिक्विड्स का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो इक्वल होगा तो उस केस में जो पार्शियल प्रेशर होगा वो x2 के केस में ज़्यादा होगा। मींस एट सेम मोल फ्रैक्शन दोनों लिक्विड्स के सेम है, बट लिक्विड 2 का जो वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा था। समझ में आ गया यहाँ से ये बात। आगे देखते हैं, कंपेयर करते हैं रोल्ट लॉ को हेनरी लॉ से। रोल्ट ने क्या कहा, रोल्ट ने कहा कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। किसी भी लिक्विड का पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड। हेनरी ने क्या कहा, हेनरी ने कहा किसी भी लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रैक्शन, बट यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो हेनरीज कांस्टेंट होता है। इसको डिनोट करते हैं KH से। और यहाँ पे जो लिया गया है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वो है प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि जो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो इक्वल किसके इक्वल होता है, हेनरीज कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाला है, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। इसके बाद देखिए आपने स्टडी कर लिया लिक्विड
इनटू लिक्विड सॉल्यूशन। मींस एक ऐसा सॉल्यूशन आप स्टडी कर चुके हैं जिसमें सॉल्यूट भी आपके पास वोलेटाइल लिक्विड था, सॉल्वेंट भी आपके पास वोलेटाइल लिक्विड था। अब देखते हैं किसी लिक्विड्स में हम क्या करते हैं, सॉलिड को मिक्स करते हैं। जो आपके पास अब स्टडी होने जा रही है या आप अब स्टडी क्या करने जा रहे हैं, आपके पास सॉल्वेंट तो लिक्विड ही है बट सॉल्यूट आपका क्या हो गया, सॉलिड हो गया। सॉल्यूट के सॉलिड होने पे रोल्ट ने क्या फाइंड आउट किया, देखते हैं। देखिए आप, ये देखिए आप स्टेटमेंट नंबर 1, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। आपने क्या फाइंड आउट किया कि जब कोई सॉलिड सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है तो क्या हो रहा है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हो जाता है, किसकी वजह से, सॉल्यूट की वजह से। सॉलिड सॉल्यूट की वजह से जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आपने फाइंड आउट किया, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। तो रोल्ट ने दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फाइंड आउट किए सॉलिड्स इन लिक्विड्स के केस में। पहला रिजल्ट ये था कि जब भी कोई सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का डिक्रीज हो जाता है। दूसरा उन्होंने रिजल्ट फाइंड आउट किया कि जब भी कोई सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है तो क्या हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है कि ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है। मींस किस क्वांटिटी में आपने सॉलिड को मिक्स किया है इस पे डिपेंड कर रहा है क्या चीज़, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, ना कि उसके नेचर पे। मींस आप कोई भी सॉलिड मिक्स कर सकते हैं, उसके नेचर पे ये डिपेंड नहीं करेगा कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कितना डिक्रीज होगा, ये डिपेंड करेगा उसकी क्वांटिटी पे। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ये देखिए आप यहाँ से, ये आपके पास प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट के केस में क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और कुछ वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो ये वेपर फॉर्म में जितने ज़्यादा आपके पास ये एटम्स होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। बट आपने क्या किया, अब आपने एक सॉल्यूट इसमें मिक्स कर दिया। ये है ग्रीन कलर का आपका सॉल्यूट है, तो यहाँ पे ये जो एटम्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे या पार्टिकल्स की जो संख्या है वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं सॉल्वेंट के वो डिक्रीज हो गए। तो इस वजह से वेपर प्रेशर भी जो एक्सर्ट करेंगे पार्टिकल्स वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अब देखते हैं जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ रोल्ट्स लॉ। रोल्ट ने एक जनरल फॉर्म में क्या कहा जो दोनों पे एप्लीकेबल है, लिक्विड्स एज वेल एज ऑन सॉलिड्स। पढ़िए आप स्टेटमेंट, रोल्ट इन इट्स जनरल फॉर्म स्टेटेड दैट, क्या स्टेट किया उन्होंने, फॉर एनी सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या वर्ड आया रोल्ट के जनरल फॉर्म का, फॉर एनी सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन आपके पास जो गिवन है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट्स इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। रोल्ट ने लिक्विड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स करने के बाद, सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स करने के बाद जो फाइंड आउट किया और उसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में पुटअप किया और एक जनरल डेफिनेशन दी किसकी, रोल्ट्स लॉ की। रोल्ट्स लॉ में उन्होंने स्टेट किया, क्या स्टेट किया कि फॉर एनी सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलाटाइल कंपोनेंट इन सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। जितने भी वोलाटाइल कंपोनेंट्स होंगे उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा मोल फ्रैक्शन के। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ रोल्ट्स लॉ, यू शुड मेमोराइज इट। अब बात करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे रोल्ट्स लॉ। आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन गिवन है जो रोल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। मींस एक सॉल्यूशन आपको गिवन है वो रोल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा आपका, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और ये आप कहाँ तक ऑब्जर्व करेंगे, एंटायर कंसंट्रेशन रेंज पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये कहीं भी किसी भी रेंज पे रोल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ ए नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होंगे वो क्या करेंगे, रोल्ट लॉ से डेविएट करेंगे, और डेविएशन ये दो डायरेक्शन में हो सकता है, वन इज पॉजिटिव डायरेक्शन में डेविएशन हो सकता है, सेकंड वन इज नेगेटिव डेविएशन हो सकता है।
कब पॉजिटिव डेविएशन होगा और कब निगेटिव डेविएशन होगा, समझते हैं बात को। आपने एक सॉल्वेंट कंसीडर किया और आपने इसमें मिक्स किया एक सॉल्यूट। अब आपके पास जो सॉल्वेंट है उसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह की है कि जो सॉल्वेंट में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, और जो सॉल्यूट आपके पास प्रेजेंट है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हैं। किससे ज़्यादा स्ट्रांग है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स होने पे जो इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस बना रहे हैं वो कमज़ोर हो रहा है। मीन्स आपके पास एक तो सोल्यूशन है और एक ये प्योर फॉर्म में रखे हुए हैं। प्योर फॉर्म में इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है रादर देन इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन। मिक्स होने के बाद जो इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है वो वीक है और मिक्स होने से पहले जो इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है वो स्ट्रांग है। मीन्स प्योर फॉर्म में इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग है और मिक्स होने के बाद सोल्यूशन में वीक है। इस बात को आप ध्यान से समझिए। तो उस केस में क्या होगा, देखिए आप, सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट सॉल्वेंट की भी जो इंट्रैक्शन है वो वीक है और यहाँ पे क्या है, जो प्योर फॉर्म में है वो स्ट्रांग है। तो क्या कौन सा डेविएशन आपको देखने को मिलेगा? उस केस में आपको पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। क्यों पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा? पॉजिटिव डेविएशन इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि उस समय आपके पास वेपर फॉर्म में पार्टिकल्स अवेलेबल ज़्यादा होंगे। पार्टिकल्स अवेलेबल ज़्यादा होंगे वेपर फॉर्म में, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड वो ज़्यादा होगा। तो वो किससे ज़्यादा होगा? आइडियल सॉल्यूशन से भी ज़्यादा होगा। मींस जो सॉल्यूशंस रोल्ट लॉ को फॉलो करते हैं उससे भी ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो इस तरह के डेविएशन को आप क्या कहेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन में जस्ट इसके अपोजिट होता है। मींस सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स होने के बाद जो इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा। किससे? उनकी जो प्योर फॉर्म में इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रांग कब होगा? मिक्स होने के बाद। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ अवेलेबल पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, तो एक्सर्टेड जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। तो ये किससे भी कम हो जाएगा? ये आइडियल सोल्यूशन से भी कम एक्सर्ट करेगा प्रेशर। तो इस तरह के डेविएशन को कहते हैं निगेटिव डेविएशन। ग्राफ में किस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए आप, ये आपके पास ग्रीन लाइंस जो दी गई हैं, दिस इज आइडियल कर्व। ये आपके पास आइडियल के केस में है। यहाँ पे भी ग्रीन लाइंस आर इन केस ऑफ आइडियल्स। और ये जो ब्लू लाइंस आप देख रहे हैं वायलेट कलर की, वायलेट हैं, ये जो डेविएशन हो रहा है ये देखिए आप, आइडियल के केस में ये ग्रीन लाइन है, बट इन केस ऑफ दिस सोल्यूशन, गिवन सोल्यूशन क्या है, ये डेविएट कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन। मीन्स ये आइडियल सोल्यूशन से भी ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है यहाँ पे। तो ये डेविएशन क्या हो गया? ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया। सेम यहाँ पे भी देखिए आप, P2 के लिए भी प्रेशर ज़्यादा है, टोटल प्रेशर भी ज़्यादा आएगा आइडियल से। यहाँ पे देखिए आप, इस केस में ये आपके पास आइडियल है, ये आपके पास एक्चुअल है, प्रैक्टिकली जो भी आया, तो ये इससे कम है, आइडियल से कम है। तो ये डेविएशन क्या कहलाएगा आपका? ये है आपका निगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।